हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आरजे क्लासेस के अंदर। और हम यहाँ संविधान के जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं वो पढ़ रहे हैं। हमने इससे पहले 1 से लेके 17 तक बहुत अच्छे से अनुच्छेद को कंप्लीट किया है। अगर आपने हमारी वो वीडियोस नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन में आपको वो वीडियोस मिल जाएगी। तो चलिए देखिए, हम यहाँ महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में बात करें कि कौन कौन से अनुच्छेद हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आप यहाँ पे एकदम से क्लियर कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे अनुच्छेद आपसे पूछे जाते हैं जो अभी हाल फिलहाल में ज़्यादा ज़रूरी है, वो भी पूछे जाते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, अनुच्छेद 18 की बात करूँ तो देखिए, उपाधियों का अंत। उपाधियों का मतलब ऐसी उपाधियाँ जो हमें किसी और देश से मिल रही है उनका पूर्ण रूप से अंत कर दिया है। सेना के अलावा हमें किसी भी प्रकार की उपाधि नहीं मिलती है, ठीक है। यानी किसी और से, अगर मान लीजिए किसी को उपाधि किसी देश से मिल रही है तो राष्ट्रपति से हमें उसके बारे में बताना होता है, और जब वो परमिशन दे दे तभी हम उस उपाधि को ले सकते हैं। तो याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है कि उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में किया गया है। तो आप बहुत अच्छे से क्लियर कर चुके हैं कि अनुच्छेद 18। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 19। देखिए, अनुच्छेद 19 का मतलब है वाक की स्वतंत्रता। वाक यानी यहाँ पे क्या कहा गया है, वाक लिखा है, वाणी नहीं लिखा। वाक यानी आपको बोलने की स्वतंत्रता है, पर एक तरह से आपको सही तरह से या सही प्रकार से बोलने की ज़रूरत है, ठीक है। तो इसीलिए वाणी नहीं लिखा, वाणी के अंदर सब कुछ आता है। वाक यानी अच्छा पॉजिटिव रूप से बोलने की आपको स्वतंत्रता है। तो आप याद रखिएगा, सीधा डेफिनेशन होगा वाक की स्वतंत्रता निम्न अनुच्छेद में है, तो वो हो जाएगा हमारा अनुच्छेद 19। अब देखिए, हम बात करते हैं अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 के अंदर ये बताया गया है कि अपराध के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। मान लीजिए कोई अपराधी है, कोई व्यक्ति है ना, हम ये मूल अधिकार में और अच्छे से डिटेल्स में पढ़ेंगे, पर अभी यहाँ अनुच्छेद ये बहुत ज़रूरी है, इसलिए आपको ये ध्यान रखने हैं। देखिए, अनुच्छेद 20 ये कहता है अपराध के दोष। मान लीजिए किसी पे अपराधी है और उसे दोष सिद्धि के संबंध, अभी तक उस पर दोष वो सिद्ध नहीं हुआ है, तो वो किस प्रकार से बेल से बाहर आ सकता है। आपने देखा होगा है ना, बेल से बाहर आ सकता है, या कब तक उसको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है, या कब तक वो अपराधी नहीं होगा। इन सभी में संरक्षण करने के लिए उसको क्या क्या बेनिफिट है, ये सभी अनुच्छेद 20 हमें बताता है। तो याद रखिएगा, अपराध के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण यानी उस अपराध के जब तक दोष सिद्ध नहीं हो जाता, या सिद्ध होने के बाद भी उसको क्या क्या संरक्षण मिला है, ये अनुच्छेद 20 हमारा बात करता है। अब देखिए अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 कहता है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। याद रखिएगा, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता यानी मान लीजिए आपातकाल स्थिति में हमारे सारे जो मौलिक अधिकार होते हैं वो क्या होते हैं, उसको निलंबित किया जा सकता है, यानी एक प्रकार से सरकार उन पर रोक लगा सकती है। लेकिन हमारा जो अनुच्छेद 21 है उस पर किसी भी व्यक्ति को प्राण यानी कि मारने की, दैहिक स्वतंत्रता किसी भी प्रकार से आत्महत्या, देखिए अगर हम आत्महत्या को भी एक प्रकार का क्या अपराधी मानते हैं, तो दैहिक स्वतंत्रता इसने साफ साफ कह दिया है किसी भी प्रकार की प्राण को, मतलब किसी व्यक्ति को मारने की या आत्महत्या करने की, इस प्रकार की कोई भी स्वतंत्रता नहीं है। यानी कि अगर आपने मान लीजिए व्यक्ति के प्राणों की रक्षा करने के लिए उसकी दैहिक स्वतंत्रता है, पूर्ण रूप से उसके देह की स्वतंत्रता उसको दे रखी है। तो याद रखिएगा, किसी भी प्रकार से व्यक्ति को मारा नहीं जा सकता, वो अपराध ही माना जाता है। अब देखिए, एक जोड़ा गया है अनुच्छेद 21 का। यहाँ पे कहा गया है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है। देखिए, अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 21 का ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं, क्योंकि इसमें साफ साफ लिखा गया है कि 6 से 14 वर्ष के बालक को क्या किया जाना चाहिए, शिक्षा का पूर्ण रूप से अधिकार दिया गया है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 29, 28, 29 में जाते हैं ना कि वहाँ पे मिलेगा, क्योंकि शिक्षा का अधिकार वहाँ दे रखा है। नहीं, जोड़ा यहाँ रखा है कि अनुच्छेद 21 का के अनुसार 6 से 14 वर्ष के बालक को पूर्ण अधिकार है। अब देखिए, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण, वही बात आ गई अनुच्छेद 22 के अंदर कि कब गिरफ्तारी हो सकती है, कहाँ उनको संरक्षण मिल सकता है, ये सारी चीज़ें अनुच्छेद 22 हमें बताता है। वहाँ तो ऊपर तो अपराध और दोष सिद्धि के अंदर है, यहाँ पे गिरफ्तारी कहाँ कहाँ होनी है, उसको कैसे संरक्षण प्राप्त है, वो अनुच्छेद हमें 22 बताता है, याद रखिएगा। उसके बाद हम बात करें अनुच्छेद 23 के अंदर, तो मानव के दुर्व्यवहार और बाल आश्रम पर आधारित, यानी बाल श्रम पर। देखिए, मानव के साथ, मानव कहीं पे भी काम कर रहा हो, उसके साथ दुर्व्यवहार हो रहा हो, फिर वो चाहे किसी कंपनी में हो, चाहे चूने भट्टे की कंपनी में, जहाँ भी कारखाने में हो, खदान में हो,
अगर वो मानव वहाँ पे कोई कार्य कर रहा है तो उसको किस प्रकार से उसके साथ अगर दुर्व्यवहार हो रहा है, तो अनुच्छेद 23 हमें वहाँ पे हमें सुरक्षा प्रदान करता है। देखिए, हमें अनुच्छेदों के बारे में ज्ञान नहीं होता, इसीलिए हम क्या कर लेते हैं, हम बुद्धू बन जाते हैं, या हमारे साथ कोई भी व्यक्ति शोषण का अधिकार होता है। इसीलिए हमें अनुच्छेद का पूर्ण रूप से ज्ञान भी होना चाहिए, और साथ ही साथ आप अदरवाइज सभी को दीजिए, है ना। हमें हमारी सरकार से, हमारे भारत से बहुत सारी चीज़ें प्राप्त हो रखी है। तो याद रखिएगा, मानव के दुर्व्यवहार जहाँ भी वो काम कर रहा है, वह बाल आश्रम जहाँ भी है, उसके साथ अगर दुर्व्यवहार हो रहा है तो अनुच्छेद 23 हमें पूर्ण रूप से स्वतंत्रता देता है। अब अनुच्छेद 24, देखिए, कारखानों में बालक का नियोजन का प्रतिशत, कि कितने कारखानों में कितने बालकों का नियोजन हो रहा है, क्या 18 वर्ष से कम बालक वहाँ पे काम कर रहे हैं, है ना, टीनेजर लोग काम कर रहे हैं, क्या है, ये सारा सेक्शन हमें अनुच्छेद 24 बताता है। अब देखिए अनुच्छेद 25, तो धर्म और आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता, आप अपने धर्म का किस प्रकार आचरण करते हैं, प्रचार प्रसार करते हैं, लेकिन वो एकदम कैसा होना चाहिए, सही होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। किसी भी प्रकार के आप गलत वाणी या गलत वाक्य के माध्यम से अपने धर्म की स्वतंत्रता या धर्म को प्रचार को नहीं कर सकते। तो याद रखिएगा, आगे हम इनको मूल अधिकारों में एकदम से डिफाइन करेंगे कि क्या क्या धर्म में बताया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 25 याद रखिएगा, धर्म का आचरण करने से। अनुच्छेद 26, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की, आपका जो भी धर्म है उससे संबंधित जो भी कार्य है उसके प्रबंधन की हमें स्वतंत्रता मिलती है। तो देखिए, सबसे पहले धर्म का आचरण करना, 25, 26 आप उसका प्रबंधन कर सकते हैं ना। हम किसी को भी कोई मान लीजिए कोई प्लान बना रहे हैं तो उसका क्या करेंगे, मैनेजमेंट करेंगे, तो 26 हमें मैनेजमेंट सिखाता है। अब देखिए 29 जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है, अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण। याद रखिएगा, अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण, जो भी हमारे अल्पसंख्यक है, जैसे जैन हो गए, बौद्ध हो गए, है ना, मुस्लिम हो गए, तो इन सभी अल्पसंख्यक वर्गों के, सिख हो गए, इन सभी अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण हमें 29 ये बताता है। अनुच्छेद 30, शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का। देखिए, जो भी अल्पसंख्यक है उनको ये छूट दी जाती है कि वो अपनी शिक्षा संबंधी जो भी, मान लीजिए कोई यूनिवर्सिटीज़ लगानी है, उन्हें अपने शिक्षा संस्थानों के अनुसार अपनी शिक्षा को प्रचार प्रसार करना है, तो अनुच्छेद 30 उन्हें ये हक देता है कि आप अच्छे से कीजिए। तो याद रखिएगा, ये अल्पसंख्यकों के लिए है 29 और 30। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 32, अधिकारों को प्रवर्तन करने के उपचार। देखिए, जो भी हमें ऊपर मूल अधिकार जो हमने पढ़े हैं उनको दे रखा है, मैंने आपको एक बार बताया भी था, 12 से लेके हमें 36 तक यानी 35 तक मान लीजिए हमें जो मूल अधिकार दे रखे हैं, उनमें से अगर किसी भी प्रकार का हमारा हनन होता है तो हमें रीट्स प्राप्त होती है। रीट्स का अर्थ होता है आप जाके सर्वोच्च न्यायालय में अप्लाई कर सकते हैं इन सभी के लिए। तो अनुच्छेद 32 हमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी देता है, तो इसको संवैधानिक उपचार के नाम से भी जाना जाता है इस अनुच्छेद को, याद रखिएगा। और 32 हमें अधिकार को प्रवर्तन करने के लिए भी उपचार देता है। तो आज के लिए हम इतने ही अनुच्छेद पढ़ेंगे, आप इनको अच्छे से याद कीजिएगा। नेक्स्ट हम और आगे लेके आएंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू।